हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ अपने जीवन में व्यस्त होंगे। लेकिन दोस्तों मैं स्वस्थ नहीं हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे काफ़ी फीवर हो रहा है और सिर दर्द भी हो रहा है साथ में। फीवर तो मेरा अब थोड़ा बहुत कम हो गया, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा सिर दर्द नॉन स्टॉप लगा हुआ है। मुझे लग रहा है पहले मुझे लगा ये एंजाइटी का सिर दर्द है, 2-3 दिन रहेगा ही। लेकिन जैसे कि मैं एंजाइटी की दवाई तो 5-6 साल हो गए कंटिन्यू लेती हूँ रात को सोते समय। वो तो मेरी कंटिन्यू थी रेगुलर। 2 दिन आई नहीं थी केमिस्ट में, वहाँ पे मेडिकल स्टोर में, क्योंकि बाहर से सप्लाई नहीं आई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं अवेलेबल नहीं है। पहले मैंने सोचा कि उसकी वजह से हो रहा होगा, लेकिन वो भी आ गई थी वो दवाई भी। उसके बाद में मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कल, तो उन्होंने एक मेडिसिन और बताई, वो रात में खानी थी। कल रात को मैंने वो भी ली, उससे मुझे नींद तो अच्छी आई। जो बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, उससे नींद तो मुझे अच्छी आई। लेकिन सर दर्द में ना बिल्कुल भी 10% का भी फर्क नहीं पड़ा है। 10 क्या 2% का भी नहीं पड़ा है। काफी हेडेक हो रहा है और वीडियो बनाने का तो मन भी नहीं कर रहा है। जैसे तो दोस्तों, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी छोटी सी यूट्यूब परिवार से नए सदस्य जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिसरू ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के काफी निकट है। तो यही है मेरा संक्षेप में परिचय। तो मौसम की बात की जाए तो अब काफी गर्मी होने लग गई है। रात में कभी कभी जब बेचैनी हो रही तो हल्का सा पंखा चलाने की भी आवश्यकता पड़ रही है। और वैसे भी मैंने सूट भी पतला पहना है तो उलन सूट, लेकिन पतला पहना है। और ये स्वेटर कार्डिगन भी पतला ही पहना है। वैसे अंदर से इनर वियर भी पहने हुए हैं, जो क्योंकि मुझे ना बस ठंड से बचना बहुत जरूरी है। मैं तो सर्दी में पूरा पैक होके रहती हूँ। ग्लव्स, 2 जोड़ी सॉक्स, कैप, सब कुछ। अब थोड़ा कम हो गई ठंड, लेकिन ये भी मेरे लिए है ही अभी। तो दोस्तों, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल इस लायक नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन क्या बोलते हैं, आप सभी का प्यार, उत्साहवर्धन, आशीर्वाद और स्नेह मुझे एक बार फिर से खींच लाया आप लोगों के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख दिया होगा और टाइटल देख दिया होगा कि आज की वीडियो न कोई कीर्तन न कोई भजन होने वाला है आज की वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा, अगर हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, चाहे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम हर कोई यूट्यूबर नहीं होता है, लेकिन कोई फेसबुक पे होगा, कोई इंस्टा पे होगा, कोई ट्विटर पे होगा। तो आजकल आपने देखा होगा, किसी ने नहीं भी देखा होगा, मुझे लग रहा है कई लोग मेरा, जैसे कई दीदी लोग हैं मेरे मायके साइड के, तो मेरे सब्सक्राइबर, तो मेरा थंबनेल देखेंगे तो वो बोलेंगे देखो इसने क्या डाल दिया ये आज ऐसा। तो वो उसके बाद ही वो शायद अनीसा रांगण की माता श्री की वीडियो देखेंगे। मुझे भी पहले पहले लगा कि ये बार बार क्यों आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। जब भी मैं यूट्यूब ओपन कर रही हूँ, अनीसा रांगण की माँ के बोल, बिगड़े बोल यूट्यूब। फिर जब एक सिस्टर है, परी ब्लॉग, रश्मि मलिक है उनका नाम, परी ब्लॉग के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। तो जब उन्होंने डाली उसपे, क्योंकि उनका रिएक्शन चैनल है, तो सबसे पहले उन्होंने रिएक्शन दिया उसपे, सबसे पहले मैंने उन्हीं की वीडियो देखी। भले ही उनसे पहले औरों ने भी दिया होगा, लेकिन मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, तो मैंने सबसे पहले उनकी वीडियो देखी, फिर मैंने खोल के देखा। मुझे खुद ही पता नहीं था कि अनीसा रांगण कोई लोक गायिका भी है हमारे देवभूमि उत्तराखंड के। और केसर परमार का नाम भी मैंने पहली बार सुना है। सही में मैं सच्ची बात बोलती हूँ, मैंने नहीं सुना था दोनों का नाम पहले। तो
क्योंकि मैं ज़्यादातर गाने श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के ही सुनती हूँ और बाकी मुझे पता नहीं था कि ये भी लोक गायक, लोक गायिका हैं। तो आप लोगों को की जानकारी के लिए थोड़ा-सा बता दूँ, जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, लेकिन अनीसा रांगड़ एक लोक गायिका है, एक युवा लोक गायिका, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। तो जो केशव पंवार जी हैं, केसर पंवार है, केशव पंवार क्या है मुझे पता भी नहीं है, हाँ शायद ऐसी। तो वो होटेलियर हैं, होटल में जॉब भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। जैसे कि हमारे कुमाऊँ के सिंगर हैं श्री ललित मोहन जोशी जी, वो फौजी भी थे, एक भारतीय सैनिक भी थे और गाना भी गाते हैं मतलब। तो अनीसा रांगड़ के उनके साथ काफ़ी गाने हैं। मैंने अब देखा जब वो चर्चा में आए, अब देखा मैंने, मुझे पहले पता नहीं था। मैं सुनती नहीं हूँ ऐसे तो किसी के भी गाने में कभी-कभी नेगी जी के ही सुनती हूँ, बाकी मैं ज़्यादा सुनती हूँ। तो अनीसा रांगड़ जी के उनके पंवार जी के साथ काफ़ी गाने हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अब अनीसा रांगड़ जी की एंगेजमेंट हो गई है, कोई जोशी है उनके साथ, उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मतलब उनकी सगाई हो चुकी है। फिर होते हैं, कई मीमर्स होते हैं। अब सोशल मीडिया में कई टाइप के लोग हैं, कोई ज्ञान बाँट रहा है, तो कोई अज्ञान बाँट रहा है, तो कोई मीम्स बना रहा है, तो कोई कार्टून बना रहा है, तो कोई ट्रोल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मीमर्स हैं जो तो केसर पंवार जी का एक नया गाना आया था कि उठाए कि फेंकी तेने पता नहीं क्या था, मैंने करे ते पर खर्च दिल खोली की खर्चा और गाँव-गाँव में छई तेरी मेरी चर्चा, पता नहीं ऐसा कुछ था और तीनों दूध में कौसी माँ को फेंकी, पता नहीं क्या ऐसा कुछ है। तो दोस्तों ये संयोग भी हो सकता है कि क्योंकि केसर कुमार जी जो गायक हैं, एक गायक एक गाने को पूरा एक ही रात में कंपोज़ भी नहीं कर पा सकता, उसकी लिरिक्स नहीं लिख सकता है और ना ही उसे गा सकता है कि क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि उनकी सगाई हो गई और मैं गाना इस पे बना दूँ, इतना तेज़ नहीं चलता किसी भी। हाँ, मैं भी लिखती हूँ गाने और मुझे पता है, सोचना पड़ता है, शब्दों का चयन करना पड़ता है, बोलचाल की भाषा के शब्द अलग होते हैं और जो हमने साहित्य में, कला में उसमें प्रयोग करने हैं, वो शब्द अलग होते हैं, थोड़ा साहित्यिक शब्द होने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस वजह से वो गाना गाया। वो क्यों गाते? क्योंकि उनका तो खुद का अपना परिवार है, अपनी वाइफ़ है, बच्चे तो मुझे नहीं पता लेकिन वाइफ़ है। वाइफ़ भी मैंने अनीशा रांगड़ की माताश्री के मुँह से सुना कि उसकी पत्नी मतलब जो भी बोल रहे हों। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस वजह से गाया कि उसकी अनीसा रांगड़ की सगाई हो गई तो तूने मुझे दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया ऐसा करके, मुझे नहीं लगता क्योंकि एक सिंगर है, वो कंपोज़र भी खुद ही हैं और सिंगर भी, तो शायद कंपोज़ भी खुद ही किया होगा उन्होंने, गाना लिखा भी खुद ही होगा, लिरिक्स वगैरह, तो एक ही रात में वो इतना संभव नहीं हो सकता कि उन्होंने उस पे ही लिखा होगा। फिर मीमर्स ने क्या किया क्योंकि मीमर्स का तो उनका अपना धंधा इसी से चलता है। उन्होंने क्या किया अनीता की सगाई से जोड़ के वो गाना और मीम्स बनाने लग गए फेसबुक पे, इंस्टा वगैरह पे सब जगह पे। वो भी गलत थे, वो भी बहुत गलत थे और अनीशा की माताजी के मुताबिक उनके कहने के मुताबिक वो मीमर्स वो थे जो हमारे देश के कई युवा बाहर गए हुए हैं विदेशों में अपने रोज़गार के लिए और होटल लाइन में हैं। तो केशर कुमार जी भी होटलियर हैं, तो उन्होंने वहाँ से वहाँ जोड़ करके उन्होंने कहा कि केशर कुमार ने हमें पैसे दिए हैं, ये सब मीम्स बनाने के लिए, ऐसा बोला। वो बोल रही हैं, हमें नहीं पता, मुझे अब पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तो चलो नहीं करना चाहिए, वो लोग भी गलत थे, एक बेटी का इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए, वो भी एक लोक गायिका थी। तो वो लोक गायिका है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की उभरता हुआ सितारा है वो। तो वो देवभूमि की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो अपने प्रोफ़ेशन के लिए बढ़ा रहे हैं, चाहे वो अपना घर चलाने के लिए बढ़ा रहे हैं, चाहे वो अपना कुछ भी, लेकिन वो आगे बढ़ा रहे हैं हमारी देवभूमि की संस्कृति को, बोली को, भाषा को। तो इन मीमर्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन उसके बाद जो अनीसा रांगड़ जी की माँ ने बोला,
वो तो बहुत ही गंदे और इतने, उनकी डिक्शनरी में पता नहीं, उनकी शब्दावली में इतने गंदे शब्द, इतने अभद्र शब्द, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। आप लोगों ने जिन्होंने उनकी वीडियो नहीं देखी है, वो आप देख सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। होटल में काम करने वालों के लिए, जो विदेशों में जाके होटल में काम करते हैं, और उनकी पत्नियों के लिए भी उन्होंने बहुत गंदा बोला है और कहा है कि तुम होटल में काम करने वाले भांडे धोते हो तुम बाहर, और तुम्हारी औकात केवल भांडे धोने की है, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, और तुम बाहर विदेशों में जा रखे हो, वहाँ विदेशों में होटलों में भांडे धो रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारी पत्नियां ऋषिकेश में रह के धंधा कर रही हैं, पता नहीं ऐसा कुछ। और फिर बोला कि तभी तो तुम्हारी वहाँ से ना लाश तक टुकड़ों में आती है, टुकड़े भी नहीं आते तुम्हारे लाश के। जब तुम मरते हो तो भारत में तुम्हारी लाश भी सही सलामत नहीं पहुँचती है। ऐसे-ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और इसीलिए मैंने आज वीडियो शूट किया है, क्योंकि उत्तराखंड वासी होने के नाते और थोड़ा बहुत यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे भी उसका सदस्य होने के नाते भी हमारा फर्ज़ बनता है कि हम समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है, उसका थोड़ा बहुत हम भी खंडन करें कि ये गलत है। तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया, मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, मेरा चैनल अदर कैटेगरी का है, रिएक्शन चैनल नहीं है। मेरा है पोएट्री का, मैं कविताएँ लिखती हूँ, पोएट्री और आर्टिकल्स और स्टोरीज़ वगैरह लिखती हूँ मैं, और गाने भी गाती हूँ, लिखती भी हूँ गाने, लेकिन मैं धुन नहीं होती तो मैं अपने गाने नहीं गाती हूँ, तो इसलिए मैं नेगी जी के ही ज़्यादा गाने गाती हूँ, कभी-कभी हिंदी भी गा लेती हूँ, पुराने गाने। मेरा चैनल इस कैटेगरी का है, लेकिन वो जिनको मैं बोल रही रश्मि बहन ने, उन्होंने सबसे पहले डाला वो वीडियो, रिएक्शन सबसे पहले दिखाया उसपे, जबकि वो गढ़वाली समझती भी नहीं है, उन्होंने सबसे पहले उसपे रिएक्शन दिखाया। फिर एक दूसरे हैं यूके 02 करके, यूके 02 ब्लॉग्स, दीपक भैया हैं, वो भी होटल में काम करते हैं मुंबई में, तब उनका भी वीडियो आया। अब तो बहुत सारों का आ गया, बहुत सारे ही, अब तो फिर देखा-देखी करके सब आ ही गए हैं, लेकिन होटल वाले काफ़ी नाराज़ हैं अमीषा की मम्मी को देख के। और चलो उनकी माँ भी बोल रही थी, और जो पीछे से बगल में उनके पिताजी बैठे हुए थे, उनके पिताजी के इतने गंदे शब्द थे उनके पिताजी के, औरत उनके बारे में, जो भाई होटल में काम करते हैं, उनकी जो वाइफ़्स हैं, उनके बारे में वो पीछे से इतनी गंदी-गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, साफ सुनाई दे रहा था। अगर आपके पति ऐसा बोल रहे थे पीछे से, दीदी, मैं दीदी ही बोलूँगी, अगर अनीशा आपकी सबसे बड़ी बेटी है तो मैं दीदी ही बोलूँगी, मेरा भी 20 साल का बेटा है। तो अगर आपके पतिदेव ऐसा पीछे से बोल रहे थे, तो जो आपका वीडियो एडिटर था जिसने वीडियो एडिट किया, आप वो पीछे के वॉइस को म्यूट भी तो कर सकते थे, फिर आप ही आपको सुनाई देता ना। लेकिन वो भी पीछे से बोल रहे थे, और एक महिला के लिए एक पुरुष के मुँह से इतने गंदे शब्द, बहुत ही गंदा बोला है आपने। हम जानते हैं बिटिया के साथ भी अच्छा नहीं किया उन्होंने, जिन्होंने इतने गंदे मीम्स बनाए हैं, उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। लेकिन हम इज़्ज़त करते हैं, हम बेटियों के लिए तो और फिर आप बोलते हैं कि ऐसे करके बचाओगे तुम उत्तराखंड की संस्कृति को, और ये आगे बढ़ाओगे, ये करोगे, वो करोगे, मेरी बेटी उत्तराखंड की संस्कृति को। आपने एक कहावत सुनी होगी कि वो माँ-बाप, ये तो एक आम बात है कि बच्चों को उनके माता-पिता के वजह से जाना जाता है, परिचय से। लेकिन वो माँ-बाप बहुत खुशनसीब होते हैं, जिनको उनके बच्चों की वजह से पहचाना जाता है। सब आपके लिए बोलते रहे होंगे, जहाँ भी आप जाते रहे होंगे, ये अनीशा के मम्मी-पापा हैं, ये अनीशा की माँ है, ये अनीशा के पापा हैं, और आपको सम्मान देते होंगे, इज़्ज़त देते होंगे। लेकिन आपने ना वो सारी इज़्ज़त मटिया-मेट कर दी अपने शब्दों के द्वारा। इसीलिए बोलते हैं कि शब्दों का भी अपना जायका होता है जनाब, परोसने से पहले एक बार खुद चख लीजिए करें, खुद चख लिया कीजिए, है ना? तो आपने ये, अब आप चाहे आपने माफ़ी भी माँग ली है, जो आपने माफ़ी माँगी है उसकी वीडियो भी आ गई है। लेकिन आप चाहे कितनी भी माफ़ी माँगो, आपने ये तो परिचय दे दिया, आपने बता दिया सबको कि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, और मेरे अंदर कैसा जो मनुष्य है, कैसा मनुष्य
वास करता है और बाहर से मैं कैसी हूँ और अंदर से कैसी हूँ, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान होती है ना, वो हमारे परिचय का एक ताला होता है, हमारे चाबी होती है। तो जब वो ताला खुलता है ना, तो उससे पता चलता है कि अंदर लोहा है या सोना है, ठीक है? हमारा शरीर एक तिजोरी है और हमारी ज़ुबान एक चाबी है, ताला है। जब वो खुलता है, तो तब पता चलता है इसके अंदर लोहा रखा है या सोना रखा है या कबाड़ा रखा है या बहुमूल्य रत्न रखे हुए हैं। तो आपने ये तो अब तो आप उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि इज़्ज़त और विश्वास एक बार चला जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता है लौट करके, चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लो, नहीं आता है। अब आप लोगों की नज़रों में वैसे ही रहोगे, जैसे लोगों ने आपको सुन लिया है एक बार, अब चाहे आप कितनी बार भी माफ़ी माँगो, कुछ भी करो, और आप केशव कुमार जी को इतनी गालियाँ दे रहे हैं, उनका इसमें क्या दोष है? और जो आपसे बोल रहे हैं, हाँ, जिन होटल जो जो जिन्होंने मीम्स बनाए, जो मीमर्स हैं, आपने उनके नाम, उनकी आईडी नोट करनी थी। आप सोशल मीडिया पे आ सकते थे, सोशल मीडिया इसीलिए है। आजकल सोशल मीडिया हर किसी की मदद भी कर रहा है। कोई पीड़ित है जिसको कहीं मदद नहीं मिल रही है, उसको सोशल मीडिया कर रहा है, बहुत मदद मिल रही है। लेकिन आप सकारात्मक रूप से भी आ सकते थे। आप बोल सकते थे, उन सबका स्क्रीनशॉट लेके, उन सबकी आईडी लेके, उन सबका वो लेके कि देखो ये लोग मेरी अनीशा मेरी बेटी पे इतने मीम्स बना रहे हैं, ये मीमर्स लोग, प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। आप लोग भी इनके खिलाफ कुछ बोलिए, इनके लिए कोई वीडियो बनाइए, कुछ करिए। आप ऐसा भी बोल सकती थी, अगर आपने सोशल मीडिया का उपयोग किया है तो। अगर आपको सोशल मीडिया का उपयोग सदुपयोग करना आता है तो आप ऐसा भी बोल सकती थी। लेकिन आपने दुरुपयोग किया है सोशल मीडिया का, और यहाँ तक कि आपकी बेटी को भी पता नहीं चला। अनीशा की इसमें कोई गलती नहीं है, अनीशा को भी पता नहीं चला। अनीशा शायद उधर थी ऋषिकेश में, और आप और आपके हस्बैंड गाँव आए हुए थे, तो अनीशा ने जब माफ़ी माँगी तो वो बोल रही थी कि मम्मी-पापा गाँव गए हुए थे, तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपकी मम्मी की ऐसी वीडियो आई हुई है, तो मैंने फिर देखी। तो आप सकारात्मक रूप से भी जनता के सामने आ सकती थी, हेल्प माँग सकती थी। हम सब आवाज़ उठाते, सभी सभी लोग आवाज़ उठाते, और आप बोलिए कि इतना बोल रहे तो अंकिता के लिए आवाज़ उठाओ, अंकिता के लिए सब आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो हमेशा उठाते हैं। मैंने तो अंकिता जब गुज़री थी, उसके बाद उम उम, दिवाली आई थी, मैंने दिवाली भी नहीं मनाई। अपने फ़ेसबुक पे मैंने पोस्ट में अ अ, अंकिता के लिए अपनी स्वरचित कविता पोस्ट की। फिर बेटी दिवस भी आया, उस दिन भी करी, और जिस दिन अंकिता का बर्थडे था, उस दिन भी करी। मैं अगर मैं आप लोगों को सबूत चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी बगल में लगा देती हूँ वीडियो के, है ना? सारी ये हमने सबने उठाई अंकिता के लिए आवाज़, और अभी भी उठा रहे हैं। अनीशा के लिए भी उठाएँगे। हम बोल रहे हैं कि मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ। वो लोग भी बहुत गंदी मेंटालिटी के हैं, जिन्होंने अनीशा की एंगेजमेंट को और उस गाने को साथ जोड़ के मीम्स बनाए। ये संयोग हो सकता है, ये जानबूझ के नहीं किया गया है, ना केशव कुमार जी के द्वारा, ना कुछ। लेकिन आपने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बहुत ही गंदा। आप क्या बोल रहे हैं कि आपकी औकात, तुम्हारी औकात सिर्फ़ भांडे धोने की है? आपको पता नहीं कि सबसे लग्ज़री लाइफ़ होटल लाइन में होती है। वहाँ पे एक वेटर भी होता है ना काम करने वाला, और एक वो भी होता है जो बेल बॉय, वो भी ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं ना, फ्लुएंट इंग्लिश। ऐसा आपको पता भी नहीं होगा। देखा है आपने 5 स्टार होटल के अंदर जा कर के देखा आपने? कितने की मिलती है एक कॉफ़ी, कितने की मिलती है एक चाय, कितने की मिलती है एक चॉकलेट? और जिन जिन देश के महान हस्तियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को हम सिर्फ़ टीवी में देख सकते हैं, होटल वाले उनको वहाँ पे अपने सामने देखते हैं। जब वो कभी किसी होटल में ठहरते हैं, सामने आमने-सामने पे देखते हैं, बल्कि उनकी सेवा करने का मौका भी मिलता है उनको। ये है होटल लाइन की वो। और हमारे उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है, हमारे भारत में इतना रोज़गार नहीं है। अपनी आजीविका चलाने के लिए चाहे कोई भांडे भी धो रहा है, नहीं है हर कोई अनीसा नहीं है। हर कोई किसी को भगवान ने अच्छी आवाज़ नहीं दी है, नहीं गा पाता कोई अच्छा गाना, नहीं जा सकता हर कोई फ़ौज में।
मेरे हस्बैंड भी होटलियर थे, उन्होंने भी 5 स्टार होटल में अपनी लाइफ के 15-20 साल वो करे हैं। अभी मेरा भांजा होटल में है, दीदी का बेटा। मेरी एक फ्रेंड की बेटी है होटल में, यहीं संग्रीला होटल में दिल्ली में, और उसने भी होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, वो भी किचन में है। तो भांडे धोते हैं ना, और धोते भी होंगे तो क्या हुआ, काम कोई छोटा और बड़ा होता है? हम नहीं धोते भांडे, हम भी तो धोते हैं अपने घर में भांडे। हम झाड़ू भी मारते हैं, पोछा भी मारते हैं, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह भी साफ करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में। तो क्या हुआ, भांडा धोना खराब बात है? आप बोलना चाहिए कि तुम्हारी औकात भांडा धोने की च, तुम सिर्फ भांडा धो सकदा, और तुम्हारे से लाश भी नहीं पहुंचती वो वटी घर इंडिया। छी, कितनी गंदी भाषा बोल दिया, बहुत ही गंदी, बहुत ही गंदी। भाड़ा धोने की औकात, जरा देखना आप होटल लाइन वालों की, और उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी पत्नियां यहाँ ऋषिकेश में धंधा कर रही है। जिस चीज को आपने धंधा करते हुए देखा, उनके नाम नोट कर कीजिए और दिखाइए, उनके पतियों को भी दिखाइए कि लो तुम्हारी पत्नी को हमने रंगे हाथ पकड़ा है। सबको क्यों बोले आप? आपको पता है पूरा होटल पूरे जो होटलर्स है वो बाइकआउट कर रहे हैं उसका, आपकी बिटिया का बाइकआउट करने लग गए हैं उत्तराखंड में। बोले कि इसके उनको बाइकआउट करो, और आपसे माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, आप पे केस करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया बना हुआ है और सामने पे कैमरा ऑन हो गया, माइक मिल गया, तो मतलब कुछ भी बक दो। अच्छी बात नहीं है ये दीदी, ये आपने अच्छा नहीं किया। खैर हमारा तो क्या किया, लेकिन अपना ही परिचय दिया और अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया आपने, है ना? बहुत ही बड़ा। आप कितनी खुशनसीब थी, आप कितनी खुशनसीब थी, आपके आपको लोग आपकी बेटिया की वजह से पहचानते थे। बहुत कम माँ बाप होते इतने ऐसे खुशनसीब। मैं बोलने रही कि ये तो आम बात है कि बच्चों को उनके माता पिता की वजह से पहचानते हैं, लेकिन ये 100 में से 20% होता है जब माँ बाप को बच्चों की वजह से पहचाना जाता है ना? तो कितने खुशनसीब थे आप कि आपकी बेटी की वजह से आपको पहचान रहे थे लोग। कहीं पे आप जाते रहे होंगे तो बोल देंगे अनिता की माँ आ गई, अरे सीट छोड़ो, अरे आंटी जी को ये ठंडा पिलाओ, चाय पिलाओ, ये करो वो करो। लेकिन आपने अपने आप ही अपने साथ साथ ही बेटी की भी इज्जत मिट्टिया मेट कर दी है। बहुत बुरा किया आपने, अच्छा नहीं। आपको आप खुद ही सोचना एक बार, ठंडे दिल से सोचना कि आपने कैसा बोला, क्यों बोला। बहुत गंदा बोला आपने। जब हमारे उत्तराखंड में रोजगार के कोई साधन नहीं है, 22 साल से सरकारों ने कोई ऐसा नहीं किया। संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उन संभावनाओं को उसमें तब्दील करने वाले आज तक कोई हुआ नहीं है। वहाँ क्या सब कुछ है, रोजगार के बहुत साधन है, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है। तो जा रहे हैं लोग अपनी आजीविका कहीं कैसे करके भी। कोई नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के विदेशों में जाएं 2 पैसे कमाने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, है ना? और किया उन्होंने भी गलत किया, हम बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ उन्होंने गलत किया है जिन्होंने ऐसा उस गाने को और अनीसा की एंगेजमेंट को जोड़ के मीम्स बनाए हैं। लेकिन आप उनको ही बोलते और उनके आईडी का स्क्रीनशॉट लेके, और आप सकारात्मक रूप से आ सकते थे सोशल मीडिया पे और जनता से अपील कर सकते थे कि ये मेरी बेटी को ऐसे बदनाम कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। आप रिपोर्ट कर सकते थे, आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते थे, आप नजदीकी थाने में रिपोर्ट कर सकते थे, उन सबके आईडी निकाल के उन सबके वो कर सकते थे, उनके नजदीक के थाने में, या वहीं करवा सकते थे। लेकिन अनीसा तो वो है, एक सिंगर है, वो तो एम्बेसी से या कहीं से भी उसकी उनकी वो कर सकती थी। लेकिन आपने सबको बोला है और सब आपसे बहुत नाराज हैं, और हम भी हैं, क्योंकि ये आपने अच्छी बात नहीं बोली। ऐसे दिल में चुभने वाली बातें बोल दी आपने कि तुम्हारी तो तभी तो तुम्हारी लाश भी नहीं आती है वहां से पूरी, यहाँ भारत, जब तुम ऐसे हो। क्या अच्छा बोला आपने। अभी शायद 1-2 साल पहले किसी मैडम ने फौजियों की पत्नी पे बनाया था कोई गाना या कुछ, कितना करा था सोशल मीडिया में, उनका ऐसा हाल हो गया था।
उनको फिर माफ़ी माँगनी पड़ी। आपने बहुत गंदी गालियाँ दी है, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। अब आप चाहे कितने भी बार माफ़ी माँग दो और कितनी बार कुछ करो, लेकिन जनता को पता चल गया है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, कैसी आपकी सोच है, कैसा आपका मतलब संस्कार है। बहुत गंदी सोच है आपकी, बहुत गंदे आपके संस्कार हैं और अब आप बोल रही हैं कि मैंने सारे होटल वालों के लिए नहीं बोला। ये तो आपने वहीं वहीं पे स्पष्ट कर देते, मैंने सारे होटल वालों को नहीं बोला है, ये उनके लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो मीमर्स जो थे वो बाहर विदेशों में होटल में काम करने वाले थे और ये क्या बोलते हैं, केसर कुमार भी होटल वाला है, तो इसके कहने पे उन्होंने ऐसा-ऐसा किया, ये वहीं पे क्लियर कर देते उसी वीडियो में। लेकिन आपने सारे होटल वालों को उनका दिल दुखाया है, उनकी पत्नियों का बहुत आक्रोश में है उनकी पत्नियाँ भी और होटल कल मैंने किसी दीदी का वीडियो देखा था, वो देहरादून में वहाँ ऋषिकेश में ही रहती हैं, तो वो बोल रही थी कि मैं आ रही आप माफ़ी माँगो या वो करो, पता है कुछ बोल रही थी, नहीं तो मैं भी आ रही हूँ, मैं और आए ना आए, मैं तो आपके घर पे आ रही हूँ। इतने आक्रोश में हैं लोग, होटल के भाई भी और उनकी पत्नियाँ भी और हो क्यों ना हो, आपने बोला ही ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इतना संदेश काफ़ी है। बहुत बुरा लगा और रहा नहीं गया, वैसे मेरी स्थिति थी नहीं कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा भी बात कर रही हूँ तो मेरे शरीर पे काफ़ी वो हो रहा है और कल मैं हेड का सीटी स्कैन करने को बोला है मेरे डॉक्टर ने, तो कल सीटी स्कैन करूँगी, उसके बाद पता चलेगा क्यों हो रहा है हेडेक इतना। तो क्योंकि ना इस डिज़ीज़ में ना कभी-कभी ब्लड क्लॉट भी बन जाते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो वो अंदर जम जाता है। हो सकता है इस वजह से भी हो तो मैं कल तो चलिए आज के लिए इतना ही, करते हैं यहीं पे इस वीडियो को देते हैं विराम। ये वीडियो नहीं थी, ये था एक संदेश हमारे समाज के नाम और जो कि देना ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो करते हैं यहीं पे आज की वीडियो को आप से लेते हैं विदा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, कुछ नया लेके, एक नई ऊर्जा के साथ। अगर आप लोगों का सहयोग, प्यार, स्नेह और उत्साहवर्धन मेरे साथ रहा और मेरे स्वास्थ्य ने साथ दिया, तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और इतना प्यार, सहयोग और इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने के लिए, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करके मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरा आत्मबल बढ़ाने के लिए आप सभी का हृदय से आभार और बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो यूँ ही आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। तो फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।